हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में कल जो हम बात किए थे वो बात किए थे क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में जो प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि जैसे काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, प्रॉब्लम आती है। और उसी को क्या होता है, उसी को हम बीमारी कहते हैं। और बीमारी जब होगी तो हमारा शरीर को और समस्या पैदा होता है और क्रिएट होता है ना। उसमें से कल जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र के बारे में। और गुणसूत्र का क्या काम है, बेसिकली ये सिर्फ एक ही टाइम में दिखाई देता है कि जब कोशिका विभाजन करना होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन यह है, कोशिका विभाजन करना होता है ना। और जब कोशिका विभाजन हो जाता है उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। और कोशिका विभाजन क्यों होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन दो चीज़ से होता है। एक तो है कि हमारा शरीर में जो होता है ना कि वृद्धि और विकास के लिए, यानी कोई कोशिका समाप्त हो गई, कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, है ना, तो उसको जो है वो जो भरने का जो कार्य करता है उसी को बोलते हैं, है ना। एक तो ये है, और दूसरा एक होता है सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम, और जिसमें कौन भाग लेता है, जिसमें हम बोलते हैं अंडाणु, और इसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु यानी मेल का क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल का क्या होता है, ओवम, है ना। ये सब जो मिलता है उसी में क्या है, समस्या है। और इसमें से हम पढ़ लिए कि अगर इस सब में प्रॉब्लम है तो कुछ इसकी समस्या होती है और कुछ इसकी समस्या होती है ना। तो जो इसमें जो हम पढ़े थे, इसमें हम बोल रहे थे एक होता है एलोसोम, एक लाइन में हम रिवाइज ही कर लेते हैं, एलोसोम, और इसको हम बोल रहे थे ऑटोसोम, है ना। एलोसोम और ऑटोसोम। और एलोसोम में हम दो बीमारी के बारे में पढ़े, कौन कौन सा। एक को हम बोल रहे काइनफेल्टर, काइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक जो दूसरा जो हम पढ़े है टर्नर है, टर्गर नहीं है, टर्नर है, बड़ा अच्छा नाम है, टर्नर, टर्नर सिंड्रोम, है ना। इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम बढ़ जाता है, कि अगर टोटल क्रोमोजोम है वो कितना होना चाहिए, 23 जोड़ी में, क्योंकि जोड़ी में ही होता है, सिंगल नहीं होता है, यानी 46 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है 47, है ना। जो आपको पता है कि जिसमें हम ट्रांसजेंडर की बात किए थे, ट्रांसजेंडर टीजे, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये फीमेल में होता है, और फीमेल में क्या होता है कि ये 45 रह जाता है, यानी अब होना चाहिए 46, लेकिन एक कम हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं ना कि 44 प्लस एक्स ही रह जाता है। और ये जो होता है ये होता है कितना, ये होता है 44 प्लस कितना एक्स वाई, है ना। तो इस हिसाब से चीज़ें हो जाता है। तो ये बातें तो हम पढ़ लिए थे, यानी काइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। और इसमें जो सिंड्रोम आता है, जिसको होता है ना कि शरीर मतलब मेल और फीमेल ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। और जो बॉडी में अगर कोई दिक्कत है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और ऑटोसोम में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़े, एक तो हम इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। और इसी को हम बोलते थे मंगोलिज्म, यानी मंगोलिया वाले को इस टाइप का बीमारी होता है। क्या होता है, जैसे सिर छोटा होता है ना, और आँख क्या होता है, आँख बड़ा होता है ना। तो इस टाइप से चीज़ें जो है हम पढ़े थे। और एक इसी में हम डाउन सिंड्रोम में ही पढ़े थे ट्राइसोमी, है ना। और एक और जो बारे में हम पढ़े थे, ट्राइसोमी कब होता है, ट्राइसोमी तब होता है जब 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें समस्या होता है। और एक और जो हम पढ़े थे उसको हम बोलते हैं पटाओ सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। पटाओ का मतलब है कि वो वाला पटाओ नहीं, पटाओ का मतलब है कि जिसका जो ये होठ वाला है वो क्या होता है, वो कटा रहता है। अब देखे होंगे कहीं कहीं सरकारी होल्डिंग वोल्डिंग पर लगा हुआ रहता है, ब्लॉक व्लॉक के आसपास। आप उसको अगर नहीं देखें, ध्यान रखिएगा,
तो होंठ कटा हुआ रहता है ऊपर के ओर, है ना, बड़े बड़े लोगों का भी होता है और बच्चों में भी होता है। तो इसी को हम बोलते हैं पटाओ सिंड्रोम। और पटाओ सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो है 23 नंबर में कोई समस्या है तो वो होता है। और तीसरा हम पढ़े थे वो है RBC जो होता है उस समय से पहले क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और ये क्या होता है 11 नंबर में दिक्कत होता है ना। और ये वाला दिक्कत क्या था कि ओनली 23 जो क्रोमोजोम है 23वां है उसमें, और ये इसमें जो होता है कि 1 से लेकर 22 तक में जो समस्या है उसमें, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 21, 13 और एक है 11, है ना, सिकल सेल एनीमिया। तो इतना जो बात है वो हम कर लिए थे। और इसी जो पूरा जो सेल है ना, यानी पूरा जो बीमारी है, जो क्रोमोजोम में जो समस्या है उसी को हम बोलते हैं, क्योंकि ये जीवन से है, बाय बर्थ मिलता है, या तो आपका जो पहली पीढ़ी से मिलता है ना। क्रोमोजोम का मतलब वही है कि अगर पहली पीढ़ी से उसको ये चीज़ें मिल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग, बाय बर्थ होता है ना। तो बाय बर्थ में हम क्या पढ़े कि ये जो RBC को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम जो ये सब जो पूरा पढ़े, कौन कौन सा, काइनफिल्टर सिंड्रोम, दूसरा हम पढ़े कौन सा टर्नर सिंड्रोम, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कल जो हम बात कर रहे थे। तीसरा हम पढ़े डाउन सिंड्रोम, इसी में आता है वो होता है कौन सा, वो होता है ट्राइसोमी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम यानी ये जो है पूरा वो क्या है, ये है आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग 2 को और ऐड कर लिए थे, कौन सा, एगो कलर ब्लाइंडनेस, एगो हीमोफीलिया, है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको एक हम बोले थे कलर ब्लाइंडनेस और एक है हीमोफीलिया, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये जितना भी है या जितना भी था जो हम बात कल कर लिए थे, ये वाला जो बात है ना, ये क्या था, ये था जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज यानी इसको हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। यानी आनुवांशिक क्या होता है कि जन्म के साथ ही आपको मिल जाता है। तो ये बात तो हम कल कर लिए थे। इतना चीज़ बताने का मेरा मतलब ये है कि आपको जो कल कुछ कन्फ्यूजन अगर हो गया होगा तो आज आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें क्या होता है कि सही हो जाता है। ये बात है, तो ये बात हम कर लिए। और ये जितना भी बात है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कोशिका विभाजन की वजह से, है ना। एक मूवी आई थी, इसका क्या मतलब होता है हम आपको बता देते हैं। एक मूवी था एक्समैन, एक्समैन नाम सुने होंगे आप। एक्समैन में क्या दिखाया है कि उसमें ये दिखाया है कि एक्समैन में जब किसी को गोली लगती है ना, गोली लगती है, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली टाइम में जब गोली लगता है तो किसी को 2 महीना 3 महीना लग जाता है भरने के लिए, है ना। यानी कि जब घाव भरता है तो 2-3 महीना लग जाता है, क्योंकि कोशिका का जो डिवीजन है वो क्या होता है, स्लो होता है। उसमें ये दिखाया है कि आपको क्या होता है कि 1 मिनट में ही क्या होता है वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि ये जो कोशिका का जो विभाजन है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है ना। तो उस मूवी में दिखाया है, तो मूवी तो ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें होता है, क्लियर है। तो ये जो हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं, है ना, ये कैसे होता है हम इस पर बात कर लेते हैं। हम इतना बार बार बोल रहे हैं कि सेल डिवीज़न में प्रॉब्लम है, क्रोमोजोम में दिक्कत है। बेसिकली सेल डिवीज़न है क्या चीज़, तो अब जो हम बात करेंगे वो सेल डिवीज़न की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी टाइप का बुक है, जैसे लोसेंट है, NCERT है, कुछ भी है, तो आप उसको देखते रहिए कि उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे कुछ मीनिंग वगैरह गलती लिखा गया है ना, कुछ मिस्टेक हो गया या आप कुछ गलत समझ रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें क्या होता है कि वो करेक्ट हो जाता है ना। तो वो सब चीज़ आप देखते रहिए, सिर्फ आप मीनिंग के लिए जो है वो आप देख लीजिए, है ना, ताकि आपको
कुछ गलत चीज़ ना पढ़ ले, या मेरे मुंह से जैसे कुछ गलत चीज़, जैसे हम टर्गर कल पढ़ रहे थे लेकिन टर्नर था, है ना, तो इस वजह से वो सब चीज़ें जो है वो करेक्ट हो जाता है ना। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी कुछ काम कर कीजिए, है ना। क्लियर। अब हमें पढ़ना है वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। आपको पता चल गया कि कोशिका विभाजन क्यों होता है ना। क्योंकि अगर एक कोशिका है, अगर एक कोशिका के दो भाग में बांट देंगे तो एक ही केंद्रक है, तो आने वाला समय में क्या होगा कि एक अलग कोशिका बन जाएगा और इसमें एक क्या होगा, अलग अलग जो है वो न्यूक्लियस होगा, है ना। तो इस टाइप से इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन, है ना। और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, डॉटर सेल, और इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, या इसको आप बोल सकते हैं ओल्ड सेल, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, ओल्ड सेल, और इसको हम बोलते हैं कौन सा सेल, डॉटर सेल, है ना। पुत्री कोशिका है और इसको आप बोलते हैं पेरेंट सेल, है ना। ये कैसे होता है हम अब उसी पर आते हैं, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन होने का 2-3 मतलब है, आपको पता है कि हम शुरू क्लास में ही बताए थे कि शुरू में जो हमारा जो शरीर है या हमारा जो बॉडी है या किसी भी सजीव का जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना है सेल से, कोशिका से मिलकर बना है। और बहुत सारा कोशिका जब मिल जाता है तो ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है ना। यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि मान लीजिए कि ये जो सेल है ये टूटा, विभाजन हुआ और डिवाइड हुआ, और ये क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है कि इस टाइप से वो बन जाता है ना। और इसी को जो ग्रुप ऑफ सेल है, यानी बहुत सारा सेल है, यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिका का गुच्छा है, या तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू, क्योंकि सेल के बाद हम टिश्यू ही पढ़ेंगे, है ना। टिश्यू यानी उत्तक, और यही उत्तक मिल के क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब अंग है, जैसे हाथ पैर जो ये सब चीज़ें अंग है, और इसी से ऑर्गन से बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारा अंग मिलके। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ यूज होता है, मुंह यूज होता है ना, आपका पेट यूज होता है ना। तो ये सब जो चीज़ें है कि बहुत सारा जो ऑर्गन मिलके वो क्या चीज़ प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। पेनक्रियाज होता है, स्टोमच होता है ना। तो ये सब सारा चीज़ें जो मिल के ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सेल की वजह से, सेल के डिवीजन की वजह से, है ना। सेल जब डिवाइड होता है तो नई कोशिका बनता है, और इसी को हम बोलते हैं न्यू सेल। क्लियर है। तो ये जो कोशिका विभाजन है वो कितने टाइप का होता है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी सबसे आसान टॉपिक है। कितने टाइप का होता है, इसको बोलते हैं 3 टाइप। अब ये आपके लिए नया नहीं है, ध्यान ये रखिएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। एक को बोलते हैं कि ये मायोसिस, ये मायोसिस, या ये माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस। और एक होता है, इसको बोलते हैं माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। मियोसिस यानी इसको हम बोलते हैं या सूत्री विभाजन, और इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, है ना। यानी जो विभाजन है वो कितने टाइप का है, वो 3 टाइप का है ना। एक क्या है, या सूत्री, यानी कोई विभाजन नहीं होता है। या सूत्री का मतलब है कोई विभाजन नहीं,
कोई विभाजन नहीं होता है। और ये समसूत्री का मतलब है कि जो हम कल पढ़ रहे थे ऑटोसोम, और इसमें क्या है कायिक सूत्र। कायिक का मतलब है कि वही चीज़ जो सामान्य वृद्धि विकास वाला है। तो क्योंकि कायिक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो बायोलॉजी में जो लिखा जाता है वो कायिक ही लिखा होता है। और ये होता है कौन सा, ये होता है प्रजनन वाला जो अंग है। प्रजनन में अंग में कौन सा पार्ट भाग लेता है, स्पर्म और ओवम, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अनिकायिक सूत्र वाला जो समान वृद्धि विकास के लिए है, जो बात हम कर चुके हैं। और इसमें क्या आता है एलोसोम, और इसमें क्या आता है कि मेल और फीमेल, जो बात हम कल कर चुके थे, है ना। देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, बस चीज़ें हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बारे में तो आपको पता है। ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस में हम क्या बोले कि कोई विभाजन नहीं होता है। तो जब कोई डिवीजन नहीं होता है तो क्या होगा, हम क्या बोले कि जैसे था, जैसे पैदा हुआ वैसे ही रह जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक जीव है जिसका नाम है बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। जीवाणु में क्या होता है, वो डिवीजन नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर ऐसे पैदा हुआ है तो इसी टाइप से ऐसे ही मर जाएगा, यानी कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि डिवीजन होने से ही चेंजेज होता है, जैसा कि हम लोग और आप लोग में होता है। आप अभी कैसे हैं, 5 साल पहले कैसे थे, फ़ोटो आप देख लीजिए, है ना। 10 साल के बाद कैसे होंगे। अब तो एक फेसबुक पर तो एक वो भी आता है ना, एक फ़ोटो चेंज करने वाला कि 50 साल में आप कैसे दिखेंगे, है ना, 10 साल पहले आप कैसे थे, है ना। तो पूरा वो दिखाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कोशिका विभाजन की वजह से। और जिसमें नहीं होता है तो सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या है कि वैसे, और ये किस में होता है, होता है बैक्टीरिया में। और हम कुछ सेल के भी बारे में पढ़े थे कि 2 सेल था जिसमें डिवीजन नहीं होता था। एक कौन सा, एक आरबीसी था और एक था फ्लोएम, है ना। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल, यानी लाल ब्लड। और फ्लोएम किस में होता है, ये होता है पादप में, जिसमें क्या होता है कि खाना सभी जगह पहुंचता है, पादप के सभी कोनों में, है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो तो हम कर लिया। अब जो डिवीजन होता है इस दोनों में, इसको समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप से होता है कि जैसे ये है और ये है केंद्रक में इस टाइप से मान लीजिए सेल्स है, सेल्स का क्या है, केंद्रक है। तो जब ये बाहर निकलता है तो क्या होता है कि ये अलग अलग होता है, यानी इस टाइप से ये बन जाता है। आप समझ रहे हैं, जो डिवीजन है वो क्या होता है कि इस टाइप से अगर आप इसको काटते हैं तो 2 में ये फिर से क्या होता है, सेम पहले जैसा होता है। तो एक ये बन गया और ये क्या होता है, ये बन गया। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन, यानी समान रूप से कि पहले जैसा था वैसे 2 गो में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन है तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये है, ये वाला है, तो इसको बीच से आप काट दीजिए तो ये 4 गो बन जाता है, 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 जैसे ऊपर वाला 2 हो गया, यानी ये वाला, है ना, ये वाला 2 और एक नीचे वाला 2, है ना। जैसे 8 को काटेंगे तो 2 भाग में होगा, 2 फिर एक और काटेंगे तो 2, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, तो ये 4 भाग में हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है। और ये किस में होता है, ये क्या होता है, स्पर्म और ओवम में होता है ना। और इसका एक मतलब और है कि जब भी कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है कि ये जो कोशिका है वो डबल हो जाती है। तो डबल का क्या मतलब है कि ऐसे तो टोटल जो क्रोमोजोम है वो कितना है, वो 23 है, वो 46 है ना। तो लेकिन जब ये होता है तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं तो कितना होता है, 46 है। तो 46 को क्या होता है कि ये 23 और ये 23 में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 23 जोड़ी और 23 जोड़ी, है ना। तो ये है डबल हो गया। और इसमें कैसे होता है कि अगर इसमें भी 46 गुने 2 है, यानी 23 जोड़ी है, तो इसमें इस टाइप से होता है कि एक 23 जोड़ी यहाँ, 23 यहाँ, 23 यहाँ और 23 यहाँ, इस टाइप से डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है कोशिका ये और आधा हो जाती है ना।
तो इस टाइप से आपको क्या है समझना है। द स्पेयर क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या मतलब है कि समान वृद्धि विकास, और इसका क्या मतलब है सेक्स क्रोमोसोम। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेन बात पर। शुरुआत हम करेंगे वो है माइटोसिस से, यानी समसूत्री विभाजन से, है ना। तो विभाजन ऑफ समसूत्री विभाजन, है ना, यानी समसूत्री विभाजन की अवस्था, यानी फेज, यानी कितने चरण में होता है। फेज का मतलब क्या है, चरण, यानी स्टेप, है ना। तो इसमें जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राफेज। फर्स्ट क्या होता है, इंट्राफेज, है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा बोलते हैं काइरोकाइनेसिस, काइरोकाइनेसिस, है ना। यानी फर्स्ट फेज क्या होता है इंट्राफेज, और दूसरा होता है काइरोकाइनेसिस। और इसमें जो फेजेज होता है उसमें से आपको पता होना चाहिए, पहला होता है प्रोफेज, इसको आप पी बोल सकते हैं। दूसरा होता है मेटाफेज, इसको एम बोल सकते हैं। तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है उसको बोलते हैं टेलोफेज। ये यानी इसको आप ये बोल दे सकते हैं और इसको आप टी बोल सकते हैं। क्लियर है कि एक होता है इंट्राफेज, एक होता है काइरोकाइनेसिस यानी प्रोफेज। काइरोकाइनेसिस में क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ध्यान रखिएगा कि हिंदी में भी यही चीज़ें लिखा जाता है ना। तो हिंदी इंग्लिश इसमें क्या है वो सेम है। और एक तीसरा स्टेप होता है, वो लास्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना। ये होता है लास्ट फेज। तो इस चरण जो ये जो स्टेप है उसमें से क्या होता है कोशिका विभाजन होता है। अब जो हम पढ़ेंगे कि ये सब जो स्टेप है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। क्लियर। जो इंट्राफेज है इसमें विराम अवस्था में होता है, इसमें कुछ नहीं होता है ना। ये होता है विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, है ना। यानी कोशिका विभाजन से पहले वाला जो शुरुआत है इसी को बोलते हैं हम एस फेज भी बोल देते हैं। उसमें क्या होता है विराम अवस्था रहता है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो हो गया। अब दूसरा चीज़ है वो होता है प्रोफेज। अभी आपको एक एक लाइन करके समझना है ना। तो इंट्राफेज तो हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। दूसरा है वो है काइरोकाइनेसिस, काइरोकाइनेसिस। और काइरोकाइनेसिस में हम क्या करेंगे, एक पहला पढ़ेंगे वो है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये सेल है, न्यूक्लियस का सेल है। ये जो न्यूक्लियस में ये जो मेम्ब्रेन है, आपको पहले भी बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये पहली अवस्था में ये टूटने लगता है ना, ब्रेक होने लगता है। यानी पहला स्टेज यही है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का क्या होता है डिक्लाइन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। क्या होता है डिक्लाइन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। यानी ये जो कोशिका झिल्ली है या केंद्रक झिल्ली है ये क्या होता है टूटने लगता है।
टूटने लगता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अगर ये तो हम पढ़ रहे थे कौन सा फेज, ये पढ़ रहे थे समसूत्री विभाजन, अगर यहाँ पर अगर एक स्टेप लिखें कि अर्धसूत्री विभाजन, आगे हम पढ़ेंगे भी, आपको टेंशन नहीं लेना है। अर्धसूत्री विभाजन में होता है ये कि ये जो सेल है, ये जो क्रोमोजोम है ना, यानी मेल फीमेल का जो क्रोमोजोम है, जो जीन है, वो क्या बोलता है, मिलते रहता है, फेरबदल होता है ना। यानी कि मेल और फीमेल का जो क्रोमोजोम है या जीन है, उसमें क्या होता है, उस पर फेरबदल होता है। फेरबदल की घटना इसी में होती है। तो सवाल आएगा कि फेरबदल की घटना जो है वो कौन सा फेज में होता है अर्धसूत्री विभाजन में, तो आपको बताना है कि प्रोफेज में होता है ना। फिर वो इसे मिला और फिर क्या हुआ, कुछ डिवाइड होकर चला गया, किसमें, बच्चों में चला गया। एक तो ये, दूसरा था वो कौन सा, वो था मेटाफेज। मेटाफेज यानी इसको हम बोलेंगे एम। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो अवस्था है, यानी ये जो अवस्था है, ये जो गुणसूत्र है, ये जो क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम क्या होता है कि उसमें खिंचाव पैदा होता है, यानी ये दूसरे से ये क्या होता है, खींचने लगता है ना। जैसे ये बाहर वाला टूट गया तो ये फिर से क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस अवस्था में गुणसूत्रों में खिंचाव पैदा होता है। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्रों में खिंचाव, टेंशन, है ना, खिंचाव पैदा होता है। एक तो ये यानी फॉर्मेशन ऑफ, एक तो ये, और इस अवस्था में खिंचाव पैदा होता है, और इस अवस्था में जो गुणसूत्र है वो दिखता भी है ना, तो दिखाई भी देता है। नहीं, हम इसको बोले कि स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट क्या करता है, दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई का मतलब आप खुली आंख से थोड़े देख लेंगे, माइक्रोस्कोप में, है ना, वो दिखाई देता है। इसलिए जब भी क्रोमोजोम का कुछ पढ़ना है, कुछ रिसर्च करना है, तो किस में दिखाई देगा, ये मेटाफेज से ही क्या होगा, पता चलता है। तो यहाँ क्या है कि अगर हमें इसमें रिसर्च करना है ना, रिसर्च, तो क्या होगा, यहीं से देखना होगा, यानी पढ़ाई करनी होगी इसके बारे में, तो यहीं से करना होगा, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर है। तो दो बातें तो हम पढ़ ली, एक कौन सा, एक प्रोफेज और एक है मेटाफेज। क्लियर, यानी क्रोमोजोम का स्टडी। तीसरा है वो है एनाफेज। तीसरा कौन सा है, एनाफेज, या इसको हम ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो क्रोमोजोम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। सेपरेट का क्या मतलब है कि खिंचाव हुआ और फिर क्या हुआ कि दूर हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी क्या होता है कि गुणसूत्रों का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। यानी अगर मान लेते हैं कि ऐसे है, तो इसी में क्या होता है कि ये काफ़ी दूर हो जाता है, ये काफ़ी दूर, पहले जो सटा हुआ था अब क्या होगा, वो क्या होगा कि दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ना। और तीसरा में क्या होता है, चौथा में क्या होता है, चौथा में होता है, उसको हम बोलते हैं टेलोफेज, यानी टी। और इसमें क्या होता है कि ये एक अलग केंद्रक में, यानी इसमें केंद्रक भी बन जाता है ना। तो अगर मान लेते हैं कि ये है, तो इसमें एक अलग केंद्रक है, और इसमें क्या है, एक अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है, एक अलग न्यूक्लियस। और अलग न्यूक्लियस का क्या मतलब है, अलग सेल, है ना। सब सेल का अलग अलग न्यूक्लियस होता है, तो है ना, तो अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है ना। इस अवस्था में क्या होता है, अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। और एक पांचवी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी सी। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों है, तो ये एक अलग हो जाता है कि इस टाइप से एक अलग बन गया और एक अलग बन गया, है ना। यानी इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। यानी क्या होता है कि ये क्लियर हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी जो डिवीज़न है
वो क्या होता है, हो जाता है ना। एक बार आपको फिर से समझ लेना है कि हम पहला बात किए थे वो था कौन सा, आई फेज, इसमें है विरामावस्था, विरामावस्था में था, है ना, यानी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी अवस्था हम पढ़े वो है काइरोकाइनेसिस, और काइरोकाइनेसिस में क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जो हम पहले भी बात किए, न्यूक्लियस का जो झिल्ली है वो क्या होता है कि धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, ब्रेक होना शुरू होता है। और वही जो प्रोफेज है उसी में हालांकि अर्धसूत्री विभाजन में यानी सेक्स क्रोमोजोम में क्या होता है, जो जीन का फेरबदल होता है वो इसी अवस्था में होता है, या गुणसूत्रों का जो फेरबदल होता है वो इसी अवस्था में होता है। क्लियर, ये है फेरबदल का मतलब है कि मिलना, है ना। एक तो ये है, दूसरा है कि इसमें हम पढ़े कि जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र में खिंचाव पैदा होता है, कि ये जो गुणसूत्र है, ये जो सटा हुआ है, वो इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेपरेशन होना शुरू होता है, यानी बेसिकली टूटना शुरू होता है। और चौथा आते आते क्या होता है, अलग ही हो जाता है, गुणसूत्र सेपरेट हो जाता है। और पाँचवा जब होता है, सॉरी ये चौथा है, ये अलग होते होते क्या होता है, एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। केंद्रक का निर्माण होते ही क्या होता है कि एक अलग सेल बन गया, और ये पाँचवा जो है इसमें साइटोकाइनेसिस है, इसमें क्या होता है, अलग हो ही जाता है, यानी नई कोशिका का जो है वो निर्माण ही हो जाता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको बोल देंगे न्यू सेल, है ना, और इसको हम बोल देंगे ओल्ड सेल, या इसी को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, है ना। तो ये पूरा है वो क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, समसूत्री विभाजन, है ना। तो अगर हमें अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है तो इसमें क्या होता है कि एक बार और रिपीट होगा, क्या होगा, यानी हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी सेक्स क्रोमोजोम वाला, तो वो क्या होता है कि एक बार और रिपीट होगा, एक बार और सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मायोसिस। मायोसिस यानी क्या मतलब है कि अगर हम इस सब को माने कि प्रोफेज फर्स्ट, है ना, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और टेलीफेज फर्स्ट, और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, है ना। तो अगर हम इसको फिर से दोबारा करें, यानी कि ये क्या होगा 2, फिर इसको 2 कर दें, फिर ये 2 होगा, यानी फिर से कर दें, यही चीज़ रिपीट कर दें, तो हम इसको बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, या इसको बोलेंगे मायोसिस। और मायोसिस में क्या होता है, क्योंकि 2 चीज़ भाग लेता है, वो कौन सा, एक स्पर्म और दूसरा ओवम। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं, है ना। तो इसको क्या है कि आप ध्यान से 1 से 2 बार आप देखिएगा, आप इसको उतार लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, एक तो ये है। अब इसमें 1-2 सवाल आता है कि जो सबसे ज़्यादा जो समय है किस स्टेज में होता है, यानी कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा समय लेता है कोशिका विभाजन में, है ना। तो सबसे ज़्यादा समय तो वो लेता है प्रोफेज, यानी पी फेज, यानी ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा समय लेता है, प्रोफेज, है ना। इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली जो टूटती है वो टूटने में ज़्यादा समय लेती है ना। और अगर पूछेगा कि सबसे कम समय कौन लेता है, यानी हम इसको लिख देते हैं स्टेज फर्स्ट, फर्स्ट ही लिखते हैं क्योंकि काइरोकाइनेसिस का जो है फर्स्ट स्टेज है वो यही है। ओवरऑल कौन होगा, 2 होगा, लेकिन जनरली आपको फर्स्ट ही मानना है, यानी प्रोफेज मानना है ना। और सबसे कम समय किस में लगता है, सबसे कम समय तो लगता है स्टेज 5 में, यानी इसको हम बोलते हैं ये वाला साइटोकाइनेसिस में, काइनेसिस, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये 2 सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन में है सबसे ज़्यादा समय प्रोफेज में लगता है और सबसे कम समय साइटोकाइनेसिस में लगता है। तो ये है पूरा वो है कोशिका विभाजन। और आज जो है जो केंद्रक वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो गया, है ना।
क्योंकि हम क्या क्या चीज़ पढ़ लिए, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसको मिटाते हैं। इससे हम क्या पढ़े थे कि ये है ना। इसमें हम क्या पढ़े, इसमें एक तो था अगर पादप है, पादप का मतलब प्लांट है, तो प्लांट में क्या था, ऊपर था सेल वॉल, है ना। फिर क्या था, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या है, केंद्रक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव का, है ना, या इसको हम बोलते हैं सेल प्लाज्मा या कोशिका द्रव है तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर सेल वॉल, ये सेल वॉल है, प्लांट में है, तो ये सेल वॉल था, है ना। तो ये तो प्लांट की बात है। और अगर हम बात करें किसकी बात, अगर हम बात कर लें एनिमल का, क्योंकि हम एनिमल को ही यानी जंतु की ही बात करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़े क्या, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा हम पढ़े केंद्रक। और केंद्रक में हम क्या क्या चीज़ पढ़े, एक पढ़े केंद्रक झिल्ली, दूसरा पढ़े डीएनए और आरएनए, है ना। और फिर हम पढ़े केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव में क्या होता है, क्रोमैटिन प्रोटीन। तो अब जो हमें जो बात बच गया है, वो बात बच गया है ये वाला, है ना, ये वाला बात, यानी इसको हम बोलेंगे, ये तो न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव, है ना, या इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये वाला बच गया, हम दो टॉपिक क्लियर कर लिए, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होता है हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, ये जो कोशिका है उसका काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साइटोलॉजी या कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, है ना। थैंक यू।